Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 19 दिसंबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कन्हेरी केव्स को, काफ़ी न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपको 5 अलग अलग गैसेस के नाम दिए गए हैं। पूछा यह जाता है कि इन पांचों गैसेस में से कौन कौन सी गैसेस हैं जिसको हम लोग अपने शहरों के अंदर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो 5 गैसेस के नाम को अगर हम देखें तो पहली गैस का नाम दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड, पाँचवा यहाँ पर मीथेन दिया गया। तो ध्यान रखना, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हुए कौन कौन सी गैसेस को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 1, 4 एंड 5 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी पाँचों की पाँचों गैसेस को ही कंसिडर कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बाकी जो आज का थंबनेल वाला आर्टिकल है उसको अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। उससे पहले हम अपने छोटे छोटे जो आर्टिकल्स हैं उनको फटाफट कवर करते हैं। तो फ्रंट पेज पर आज का सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से डायरेक्टली लिंक कर पाओगे। आपको पॉलिटी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो सिटीजनशिप का टॉपिक है ना, वो आज मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। बहुत सिंपल शब्दों में कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। तो पहली चीज़ तो हम समझते ही हैं कि आखिरकार न्यूज़ क्या निकल कर आती है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि 3 देशों की 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स का जो सिटीजनशिप लेने का प्रोसेस है उसको आसान कर दिया गया है। अब क्या क्या है मतलब, इसको समझो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश हैं। इनमें अलग अलग आपको माइनॉरिटी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, अल्पसंख्यक लोग देखने को मिलेंगे। तो 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स को यहाँ पर देखा जा रहा है। हिंदूज, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन, इन लोगों की यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत कम है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और साथ साथ में बांग्लादेश में। तो इन तीनों ही कंट्रीज़ की जो ये 6 अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं, सभी को पता है। लेकिन वो नागरिकता लेने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन हुआ करता था, उसको थोड़ा सा आसान करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो वो उसको आसान कैसे किया जाएगा उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक डेटा है, इस डेटा को यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना होगा। हमारी होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को दिसंबर 2021 में ये बताया कि साल 2018 से लेकर साल 2021 तक सरकार के पास में लगभग 8,244 के आसपास सिटीजनशिप एप्लीकेशंस आए हैं अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप से। यानी कि जो ये इन देशों के अंदर अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने भारत के अंदर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, नागरिकता के लिए अप्लाई किया। तो इन सभी लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। कितने लोग थे, लगभग 8,244 के आसपास एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से लगभग 3,117 एप्लीकेंट्स को यहाँ पर सिटीजनशिप दे दी गई थी। ये बात यहाँ पर हमारी होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को बताई थी। फिर दूसरा यहाँ पर आपको एक डेटा और देखने को मिलेगा। हमारी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो 2021-22 की एक रिपोर्ट है, उस एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो साल 2021-22 के अंदर अप्रैल से लेकर दिसंबर के महीने में लगभग 1414 यानी कि 1414 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर कुछ डेटा है पिछले कुछ समय का, किस चीज़ को लेकर कि जो ये अलग अलग 3 कंट्रीज़ हैं
इनमें किस प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटी ग्रुप्स को बेसिकली ये सिटीजनशिप दी जा रही है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक डेटा है। लेकिन बोला यह जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कितने लोग बचे हुए हैं, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 18,000 रजिस्टर्ड पाकिस्तानी हिंदूज हैं जो कि अभी सिटीजनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, भारत की नागरिकता यहाँ पर लेना चाहते हैं। ऐसे और भी कई सारे यहाँ पर यही माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर लोग देखने को मिलेंगे जो कि सिटीजनशिप के लिए वेट कर रहे हैं। अब वेट करने के पीछे कई सारे रीज़न है, तो उस चीज़ को लेकर हमारी सरकार ने क्या किया, सिटीजनशिप को लेने का जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आसान करने के बारे में चर्चा की है। देखो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिली कि काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हैं जिनका जो पासपोर्ट या जो वीज़ा है ना वो अब वैलिड नहीं रह गया। जब ये भारत में थे तो इनका वीज़ा, पासपोर्ट वैलिड नहीं रह गया। तो होम मिनिस्ट्री ने मेंशन ये किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने सिटीजनशिप पोर्टल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप को लेकर पूरी वेबसाइट बनी हुई है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे। चेंज में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी लोग यहाँ पर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उनके पास में पासपोर्ट अगर कोई वैलिड नहीं है, कोई वीज़ा वैलिड नहीं बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, पुराना वाला पासपोर्ट मतलब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, कहने वाली बात तो ये है ना। तो होम मिनिस्टर ने बोला ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने सिटीजनशिप पोर्टल के अंदर कुछ चेंज कर देंगे। चेंज ये कर देंगे कि आपका जो पासपोर्ट या वीज़ा जो कि एक्सपायर हो चुका है ना उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस सिटीजनशिप एप्लीकेशन। मतलब समझ रहे हो कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाली जो कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये लोग हैं, ये अगर इंडिया आए हुए हैं, अगर यहाँ पर आप कह सकते हो इनका पास जो पासपोर्ट है या जो वीज़ा है वो वैलिड नहीं है, वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो वो जो एक्सपायर्ड वैलिडिटी वाला वीज़ा या पासपोर्ट है ना वो एज अ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं सिटीजनशिप को लेने के लिए। मतलब वैसे तो एक्सपायर्ड जो है एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए क्या किया जा रहा है, एक्सपायर्ड को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इसके बेसिस पर यहाँ पर सिटीजनशिप देने का थोड़ा सा काम किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अभी भी ऐसा काम होता है, ये जो हमारी वेबसाइट है ना जो कि मिनिस्ट्री इसको रन कर रही है, ये अभी भी यहाँ पर क्या करती है, काफ़ी सारे जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट करती है एक डॉक्यूमेंट की तरह। और ख़ासकर यहाँ पर जो हिंदू और सिख एप्लीकेंट्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बिलोंग करने वाले, इन्होंने यहाँ पर अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है ना तो इनका जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट वाला डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखा गया है, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन ऐसे हिंदू और सिख एप्लीकेंट जो कि इंडिया में आए हैं दिसंबर 31, 2009 से पहले, अगर ये इस समय से पहले आए हैं, इनका डॉक्यूमेंट यानी जो खासकर इनका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है एक डॉक्यूमेंट की तरह फॉर दी सिटीजनशिप। तो पोर्टल इस तरीके से ऑलरेडी काम कर रहा है, बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू सिख को तो लेकर काम किया जा रहा है, उसके साथ साथ पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स को भी यहाँ पर इनका जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है उसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये हेडिंग दी गई है कि सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम दी 3 नेशंस। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यही चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन करी गई है। पहले मैंने आपको कुछ डेटा बताया, फिर बताया कितने लोग अभी भी यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर उनके लिए क्या क्या चीज़ें आसान की जा रही हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर रहती है कि इस आर्टिकल से सवाल बन सकता है, हाँ बन तो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है सवाल बनने की। करना क्या होगा, इस आर्टिकल का पूरा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। जब आप लोग लक्ष्मीकांत की किताब उठाते हो तो आपको सिटीजनशिप के बारे में पूरा का पूरा एक पोर्शन देखने को मिलेगा, पूरा एक पार्ट देखने को मिलेगा। तो उस सिटीजनशिप के बारे में आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। चलो मैं आपको उन आर्टिकल्स के बारे में यहीं पर कवर करवा देता हूँ। सिटीजनशिप का एक पोर्शन जिसको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं लोग, वो आपको मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर सिटीजनशिप की बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर चर्चा की गई है। देखो सिटीजनशिप ना बेसिकली यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, क्योंकि पता होगा जो हमारा 7वां शेड्यूल है संविधान के अंदर, वहाँ पे अलग अलग लिस्ट के बारे में चर्चा की गई है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं वहाँ पे हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर में जो जो मैटर्स हैं, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो जो मैटर्स हैं वहाँ पर हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लॉज को बनाते हैं। तो ये जो सिटीजनशिप वाला पर्टिकुलर मैटर है ये हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर हमें आता है, ठीक है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बात क्लियर हो गई। अब पार्लियामेंट का पूरा पूरा रोल होता है सिटीजनशिप को लेकर, ये बात भी आपको समझ में आई। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारा संविधान ना कहीं पर भी सिटीज़न वर्ड को डिफाइन नहीं करता है। जो ये टर्म है सिटीज़न, इसको कहीं नहीं बताता है कि सिटीज़न टर्म क्या है।
बट यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं कि हाँ, कौन व्यक्ति सिटीजनशिप को ले सकता है, कौन व्यक्ति सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। सिटीजन टर्म के बारे में कहीं नहीं बताया गया, लेकिन कौन व्यक्ति नागरिकता ले सकता है, उसके लिए एंटाइटल हो सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है। वो कहाँ पे बताया गया है? हमारे संविधान के पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर आप देखोगे ऐसे कई सारे पार्ट हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ध्यान रखना आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में चर्चा की गई है। अब आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो कब से लागू होता है? 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि देश आज़ाद हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, पूरे यहाँ पर 3 साल लग गए, मतलब काफ़ी टाइम लग गया संविधान को बनाने में। संविधान बनाने के बाद में यहाँ पर ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। तो हमारे संविधान के जितने भी प्रोविज़न है, जितना भी सब कुछ है, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन जो सिटीजनशिप वाला मामला है, यानी आर्टिकल 5 से 11 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो आर्टिकल्स हैं ये कब से लागू होते हैं? ये लागू होते हैं 26 नवंबर 1949 से, 26 नवंबर 1949 से। ये तारीख वो थी जब हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया था, और लागू करना स्टार्ट कब से किया था? 26 जनवरी 1950 से। तो ये 2 तारीखें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, संविधान के जितने भी बाकी सारे प्रोविजंस हैं वो सब कब से लागू होते हैं? 26 जनवरी 1950 से। लेकिन जो ये सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये जो सिटीजनशिप की जो बात होती है, ये कब से इन्फोर्स हो जाता है? 26 जनवरी 1949 से, क्योंकि उस दिन संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। बात क्लियर हो गई? अब आर्टिकल 5 से 11 बोलता क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं, हाथों हाथ ये भी कवर हो जाएंगे, आर्टिकल भी समझ में आ जाएंगे। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 यहाँ पर बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, कि हाँ, इसकी शुरुआत होती है सिटीजनशिप के बारे में कि क्या क्या चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे बोला गया कि आर्टिकल 5 बोलता है कि जितने भी लोग इंडिया में पैदा हुए हैं वो सब यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं, है ना। उसने इस जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनको सिटीजनशिप देने के बारे में चर्चा की है। बट यहाँ पर 3-4 चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 5 पहली चीज़ क्या बोलता है? कि जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं या फिर इंडिया में जन्मे हैं उनको सिटीजनशिप देने के बारे में चर्चा करता है। दूसरा, इवन ऐसे भी लोग जो कि इंडिया में रह नहीं रहे हैं, सॉरी, इंडिया में रह रहे हैं बट इंडिया में पैदा नहीं हुए। अब इंडिया में पैदा नहीं हुए लेकिन उनका कोई ना कोई एक पेरेंट यानी मदर या फादर में से कोई व्यक्ति यहाँ पर भारत में पैदा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर इंडिया की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल रहेगा, है ना। फिर वो भी इंडिया के सिटीज़न की तरह कंसिडर किया जा सकता है। फिर बात बोली गई कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर 5 साल से ज़्यादा से रह रहा है एज अ ऑर्डिनरी सिटीज़न, तो वो भी यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आर्टिकल 5 के अंदर तो ये 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 6 पर आते हैं। अगला आर्टिकल क्या बात करता है? आर्टिकल 6 ना, ये भी यहाँ पर नागरिकता देने के बारे में चर्चा करता है। ये बोलता है कि हम उन पर्सन्स को नागरिकता देंगे जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद होता है तब यहाँ पर बंटवारा भी होता है, पार्टीशन हुआ, और उस पार्टीशन के दौरान माइग्रेशन भी हुआ, काफ़ी लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, ये माइग्रेशन चल रहा था। तो आर्टिकल 6 यहाँ पर मेंशन करता है कि जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर आया था पाकिस्तान से 19 जुलाई 1949 से पहले, तारीख ध्यान रखना, 19 जुलाई 1949 से पहले, तो वो तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाएगा, ठीक है ना, अगर उनके पेरेंट्स में या कोई ग्रैंड पेरेंट में इंडिया में जन्मा था तो। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये भी देखो कि इस तारीख के बाद में, इस तारीख से पहले वाली कहानी तो मैंने आपको बता दी कि भैया क्या चाहिए। इस तारीख के बाद में यानी कि जुलाई 1949 के बाद में अगर कोई इंडिया आता है तो उसको ज़रूरत थी अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाने की, और उसको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाने की यहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 क्लियर हुआ। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 भी यहाँ पर राइट्स देता है सिटीजनशिप को लेकर, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोलता है कि जैसे मैंने आपको बताया देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बंटवारा हुआ, उसके बाद यहाँ पर लोग इधर से उधर गए, माइग्रेशन हुआ, है ना, तो काफ़ी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी वो मैंने आपको समझा दिया। फिर क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है ना, इंडिया से पाकिस्तान में गए और फिर वापस से इंडिया में आए, वापस से यहाँ पर रिटर्न कर गए, तो उनको लेकर भी यहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर क्या बातचीत की गई है वो आर्टिकल 7 के अंदर मेंशन की गई है। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि ऐसे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान में चले गए 1 मार्च 1947 के बाद में, बट बाद में यहाँ पर वो रिटर्न कर जाते हैं, है ना, बाद में आकर वो रिटर्न करते हैं, तो अगर वो रीसेटलमेंट परमिट के ऊपर रिटर्न करते हैं ना, तो उनको क्या किया जाएगा, अगेन इस सिटीजनशिप वाले नेट में ही रखा जाएगा, ठीक है ना, वो भी एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए, मतलब इस सिटीजनशिप के लिए हैं वो, बेसिकली यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो।
फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया ये जो लॉ है ना, ये थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गया, और ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो आसान हो गया किन के लिए, कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे इंडिया के अंदर बट वो अपने आप को रेफ्यूजीज़ करने लगे, तो उनके लिए और ज़्यादा यहाँ पर ये लॉ थोड़ा सा सरल हो जाता है, और बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो उनको भी सिटीजनशिप देने की बातचीत करता है। अब आर्टिकल 5, 6, 7 क्लियर हो गया। आर्टिकल 8 पर आते हैं। आर्टिकल 8 क्या बात करता है, ये भी यहाँ पर राइट ऑफ सिटीजनशिप देता है उन व्यक्ति को जो कि हैं तो इंडिया के लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि है इंडिया का लेकिन इंडिया से बाहर रह रहा है, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति बाहर रह रहा है उसके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स है वो इंडिया के अंदर हो, या फिर एक व्यक्ति जिसके अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर इंडिया के हों, इंडिया में यहाँ पर जन्मे हों, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है, बाहर रह रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि बाहर रह रहा है उसके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हों, तो वो व्यक्ति भी इंडियन सिटीजनशिप को लेकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। आर्टिकल 8 क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 9 की बात आती है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि मान लो यहाँ पर एक और पर्सन है जो कि क्या करना चाहता है, अपनी इच्छा से अपनी सिटीजनशिप को त्यागना चाहता है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह लो, अपनी इच्छा से वो चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता को ना लेकर मैं बाहर की किसी दूसरे देश की नागरिकता लूँ। ऐसा कोई भी कर सकता है। फॉरेन सिटीजनशिप लेना चाहता है, ठीक है, वो जाकर ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही वो अगर फॉरेन सिटीजनशिप लेता है, भारत की नागरिकता उसके पास से हट जाएगी, वो इंडिया का सिटीज़न नहीं कहलाएगा, क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को अलाउ करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारत की सिटीजनशिप भी ले लो और किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप भी ले लो, ऐसा नहीं है। इंडिया केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप को भी इसको ही अलाउ करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक व्यक्ति अगर यहाँ पर हमारी सिटीजनशिप छोड़कर किसी दूसरे सिटीजनशिप को लेता है तो एग्जैक्टली यहाँ पर उसकी सिटीजनशिप जो इंडिया वाली है वो चली जाएगी। बात क्लियर हो गया। फिर बात आती है आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति, यहाँ पर इसमें ये बोला गया कि देखो हर एक जो व्यक्ति है ना, जो ऊपर मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों के तहत अगर उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो बेसिकली भारत का नागरिक है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि अगर वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है ऊपर का तो वो नागरिक है, लेकिन जो हमारा संसद है अगर उसके द्वारा कोई कानून वगैरह बनाया जाता है तो उसके प्रावधानों के अधीन भी वो नागरिक ही बना रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, मतलब ऊपर वाली चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। आर्टिकल 10 क्लियर हो गया। फिर बात आती है आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो पार्लियामेंट कोई भी प्रोविज़न बना सकती है किस चीज़ को लेकर, सिटीजनशिप को एक्वायर करने को लेकर और सिटीजनशिप के टर्मिनेट करने को लेकर, यानी किसी को सिटीजनशिप देना या फिर उससे लेना, उसकी सिटीजनशिप छीन लेना। तो ये सारी जो प्रोविजंस हैं इन चीज़ों को लेकर उसको लेकर जो पावर है वो हमारे पार्लियामेंट के पास में है, लॉज वगैरह बनाने की, आप ऐसा कह सकते हो। इसको लेकर जो भी प्रोविज़न बनाने की पावर है वो हमारे पार्लियामेंट के पास में है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो भी यहाँ पर पार्लियामेंट ही देखेगा। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या क्या बोलते हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। अब देखो सिटीजनशिप को लेकर हमारे पास में ऑलरेडी आपको एक एक्ट देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ना, ये क्या बात करता है, ये बात करता है इंडियन सिटीजनशिप के एक्विजिशन के बारे में, कि कैसे यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप को लिया जा सकता है। देखो भारत की नागरिकता लेनी है तो यहाँ पर 4 तरीके हैं उस नागरिकता को लेने के लिए। एक है बर्थ, दूसरा डिसेंट, तीसरा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चौथा है नेचुरलाइजेशन। ये 4 चीज़ों आपको यहाँ पर बुक में भी देखने को मिलेंगी। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लक्ष्मीकांत से ही आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ें आपको नज़र आती हैं। इन चारों चीज़ों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप को ले सकता है। ठीक है ना। तो ये जो प्रोविजंस हैं इनको लिस्ट किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में। अब इन चारों ही चीज़ों के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो भी पता होनी चाहिए। जैसे जब हम लोग बात करते हैं बर्थ की, तो चारों वेज को हम लोग देख रहे हैं कि किन किन तरीके से सिटीजनशिप कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो पहला बाय बर्थ, यानी जन्म से। मान लो कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति है, हर एक, या फिर आप कह सकते हो हर एक व्यक्ति जो भी इंडिया में जन्मा है, किस तारीख को, 26/1/1950 को, या इस तारीख के बाद जन्मा है, लेकिन एक साथ 1987 से वो पहले होना चाहिए। ध्यान रखना, 26/1/1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ हर एक जो व्यक्ति है वो भारतीय नागरिक है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है वो बेसिकली इंडियन सिटीजन कहलाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स।
उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, लेकिन वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीज़न कहलाएगा अगर वो व्यक्ति इंडिया में जन्मा है इस तारीख को और इस तारीख से पहले। ठीक है, आगे आते हैं। फिर इसी के अंदर बर्थ के अंदर एक और चीज़ मेंशन की गई है, वो क्या है कि देखो दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोलती है कि 1 तारीख 7वां महीना 1987 और 2 तारीख 12वां महीना 2004, ये 2 तारीखें आपको दिख रही होंगी। तो इन 2 तारीखों के बीच भारत में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, बशर्ते उसका जो जन्म के समय पर होना क्या चाहिए कि उसके माता पिता देश के नागरिक होने चाहिए। अगर उसके उस समय पर उसके माता पिता देश के नागरिक हैं तो बेसिकली यहाँ पर वो व्यक्ति भी सिटीजनशिप ले सकता है बाय बर्थ वाली कैटेगरी के अंदर आकर। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पर क्या बोलता है पॉइंट बर्थ के अंदर, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरा पॉइंट बोलता है 3 तारीख 12वां महीना 2004। ठीक है ना, तो इसको या इस तारीख के बाद, इस तारीख को या इस तारीख के बाद भारत में जन्म लेने वाला जो हर एक व्यक्ति है वो देश का नागरिक है, बशर्ते उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या कम से कम एक माता या मतलब माता या पिता में कोई एक नागरिक हो। इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर कोई एक ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति कोई इन माता पिता में से एक दूसरा ऐसा है कि बच्चे के जन्म के समय पर वो अवैध प्रवासी है, यानी इलीगल माइग्रेंट है, वो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आया है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मानी जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हैं, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल देता हूँ, 3 तारीख 12 महीना 2004 की अगर हम लोग बात करें, इस तारीख को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला जो हर एक व्यक्ति है वो देश का नागरिक है, बशर्ते उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या कम से कम एक माता पिता में एक भी कोई नागरिक होना चाहिए। या फिर एक चीज़ और ही बोली गई है कि इसमें से यहाँ पर जब व्यक्ति का जन्म हो रहा है ना, तो माता पिता में से जो कोई भी व्यक्ति है अगर वो उस समय पर अवैध प्रवासी है तो यहाँ पे वो नहीं होगा, वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बेसिकली ये जो पर्सन है ये सिटीजनशिप के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो मतलब जो माता पिता में वो जन्म के समय पर अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। ये 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं बर्थ के मामले में। ठीक है ना, तो बर्थ के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ऐसी सिटीजनशिप दी जा सकती है। बर्थ के बाद यहाँ पर दूसरा जो प्रोसेस आता है वो मैंने आपको बताया क्या था, रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, बर्थ के बाद मतलब डिसेंट रजिस्ट्रेशन, फिर नेचुरलाइजेशन। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है, देखो सिटीजनशिप बेसिकली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी ली जा सकती है, लेकिन इसको लेकर कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, जो कि यहाँ पर इंडिया में रह रहा है 7 साल तक, 7 साल से रह रहा है, तो 7 साल से अगर रह रहा है तो बेसिकली वो भी अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। एक पर्सन है ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि यहाँ पर किसी भी देश में रह रहा है इंडिया से बाहर, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर इंडियन सिटीज़न के साथ में शादी कर लेता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीज़न के साथ में शादी कर लेता है और साथ ही साथ में यहाँ पर 7 साल तक रह रहा है, तो बेसिकली वो भी यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर कोई माइनर चिल्ड्रन, यानी एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है ना, वो यहाँ पर भारत का नागरिक है, तो बेसिकली वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति, एक कोई माता पिता हैं, वो दोनों यहाँ पर अगर इंडियन सिटीज़न है, उनका बच्चा है जो कि 18 साल से कम उम्र का है, तो बेसिकली वो भी यहाँ पर सिटीज़न कहलाएगा इंडिया का, तो आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन को लेकर ये 4-5 चीज़ें मेंशन की गई हैं। फिर बात आती है डिसेंट की, मतलब उस व्यक्ति के वंश की। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि यहाँ पर इंडिया से बाहर जन्मा, इंडिया से बाहर यहाँ पर उसका जन्म हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर जन्म हुआ है या उस तारीख के बाद में हुआ है, तो वो बेसिकली यहाँ पर भारत का ही नागरिक है अगर उसके फादर भारत में पैदा हुए थे तो। ठीक है ना, अगर वो उसके फादर भारत में पैदा हुए थे तो वो व्यक्ति, उसके फादर का भारत में जन्म हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इंडिया का सिटीज़न है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि मान लो यहाँ पर एक पर्सन है जो कि भारत से बाहर अगेन यहाँ पर जन्म लेता है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले का समय होना चाहिए। वो 10 दिसंबर 1992 तारीख को या इसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले, इस टाइम पीरियड के अंदर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्मता है और अगर उसके पेरेंट में मदर या फादर कोई भी हो, अगर वो यहाँ पर इंडिया के सिटीज़न हैं बाय बर्थ, तो बेसिकली वो व्यक्ति भी इंडियन सिटीज़न कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि मान लो अगेन यहाँ पर एक और पर्सन है, जैसे वो बाहर जन्म लेता है इंडिया से, ठीक है ना,
कब लेता है? 3 दिसंबर 2004 के बाद। इस तारीख को या इस तारीख के बाद में कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया से यहाँ पे बाहर जन्म ले रहा है, अब उसको यहाँ पर सिटीजनशिप चाहिए, तो उसके लिए जो उसके पेरेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जो अपना माइनर बच्चा है, नहीं जब वो 18 साल से कम उम्र का हो, तो बेसिकली उस बच्चे के पास में कोई पासपोर्ट ना हो किसी भी देश का, और उसका जो बर्थ है ना वो रजिस्टर करवाना होगा इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर, यानी बच्चा जन्मा तो 1 साल के अंदर अंदर उसका बर्थ भी रजिस्टर करवाना होगा इंडियन कॉन्सुलेट में, तो बेसिकली वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिटीज़न वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ जो प्रोसेस है वो है बाय डिसेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। देन आता है फिर उसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन, क्योंकि ये चौथा तरीका है। तो नेचुरलाइजेशन क्या तरीका है मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति है वो अगेन यहाँ पर इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है बाय नेचुरलाइजेशन अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है 12 साल से इंडिया में रह रहा है, सारी क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल कर रहा है। देन मतलब क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल करने का मतलब है जो सिटीजनशिप एक्ट है ना, इसका 3rd शेड्यूल है, उसकी क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर सिटीजनशिप को ले सकता है बाय नेचुरलाइजेशन। दूसरा यहाँ पर ये है, ये जो एक्ट है ये कोई भी डुअल सिटीजनशिप को प्रोवाइड नहीं करवाता है, मैंने आपको बता दिया, केवल और केवल यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप एक बार में रहती है इंडिया के अंदर में। अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो आपके पास में किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, इंडिया की यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वाला, इसको हमने कई बार चेंज किया। 1986 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, 2003 में, 2005 में, 2015 में, अब 2019 वाला अमेंडमेंट बिल जो है वो भी लगातार न्यूज़ में रहता है ना, ये भी आपको पता होगा। तो ये सारा का सारा डेटा था जिसको आप लोग ध्यान में रखना। ये पॉलिटी की किताब का यहीं पर चेप दिया है जो कि आपको सिटीजनशिप के बारे में सिखाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर लिख देना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। थोड़ा सा समय लग गया है लेकिन सब कुछ वर्थ है, ध्यान रखना। इस आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको यहाँ पर ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। ऑलरेडी वहाँ पर 10,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो। और जो भी आपसे यार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में पूछा गया, मैप का क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट रहा करो जिससे कि एंगेजमेंट अपन दोनों का बढ़ता रहता है। ठीक है ना। now आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर क्या बोला गया, तो एक नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है INS मोरमुगाव, तो अभी यहाँ पर ये इंडियन नेवी को दे दिया गया, इंडियन नेवी में कमीशन करा गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये यहाँ पर आपको INS मोरमुगाव पर ही देखने को मिलेंगे। और अभी यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा शिप है बेसिकली ये हमारे जो इंडियन नेवी है इसके अंदर कमीशन कर दिया गया। ये बेसिकली एक वॉरशिप है, यानी कि लड़ाई में लड़ने वाला शिप है, इसको हम लोग डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट टन है, जो वेट है, वो बेसिकली 7400 टन्स के आसपास देखने को मिलेगा। और हमारे पास में एक हिस्टोरिक शहर है जिसका नाम है मोरमुगाव, इसी नाम के ऊपर यहाँ पर इस वॉरशिप का नाम रखा गया है, तो इसके बारे में भी ज़रूर से ध्यान में रखना। अब इसको एनर्जी मिलेगी 4 पावरफुल गैस टरबाइन के माध्यम से। इसके अंदर ढेर सारे फीचर्स हैं, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस वॉरशिप से, ये बात यहाँ पे बताई गई। हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है जहाँ पर हर एक देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो व्यापार का मामला हो चाहे कोई दूसरा मामला हो। तो व्यापार हो रहा है पूरे के पूरे समुद्र के माध्यम से, तो समुद्र की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर उसके लिए हम लोगों ने एक और सिक्योरिटी तैयार कर ली है। हमारे पास में एक वॉरशिप आ चुका है INS मोरमुगाव। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये ध्यान रखना है, इस डिस्ट्रॉयर को जो बनाया गया है ना, वो एक प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है। उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 15B, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये 15B क्या है इसको मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा। तो यहाँ पे गोवा के अंदर ही एक शहर है, ऐतिहासिक शहर है मोरमुगाव, जिसके ऊपर यहाँ पर इस जहाज़ का नाम दिया गया, क्योंकि अभी यहाँ पर गोवा को भी लगभग यहाँ पे गोवा को आज़ाद हुए हुए आपको पता होगा पोर्चुगीज़ के रूल से यहाँ पे गोवा आज़ाद हुआ था। इसके लिए हम लोग गोवा लिबरेशन डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 60वीं एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी अवसर पर ये जहाज़ भी हम लोग लेकर आ चुके हैं और इसका नाम भी हम लोगों ने गोवा की एक शहर के ऊपर रख दिया है, एक ऐतिहासिक शहर के ऊपर रख दिया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये जो हमने पूरा वॉरशिप तैयार किया, इस वॉरशिप के अंदर जो सामान का इस्तेमाल किया गया है वो 75% इंडिजीनियस कंटेंट है।
यानी 75% ऐसा सामान जो कि हमारे देश का खुद का सामान है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश के लिए। ऐसा जो वॉरशिप है ये क्या करेगा, जो हमारे समय जो प्रेजेंट समय की नीड्स हैं उनको पूरा करेगा, उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर के समय की जो नीड्स हैं उनको भी यहाँ पर पूरा करने में मदद करेगा। 163 मीटर लंबा ये वॉरशिप है और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका जो लोड है वो लगभग 7400 टन्स के आसपास का देखने को मिलेगा। इसका जो ओवरऑल इंडिजीनियस कंटेंट है वो 75% है, यानी कि भारत का ही 75% सामान का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इस पर्टिकुलर वॉरशिप को बनाया गया प्रोजेक्ट 15B के अंडर में। ये अभी हमने समझा प्रोजेक्ट 15B क्या था। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2011 में जनवरी के महीने में साइन किया गया था। लगभग 29,643 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में हमारा क्या टारगेट है कि हम लगभग 4 इसी प्रकार के जहाज़ को बना रहे हैं। एक तो मुर्मुगांव हो गया, दूसरा इम्फाल, तीसरा सूरत और चौथा यहाँ पर विशाखापत्तनम। ये आपको 4 इंपॉर्टेंट जहाज़ देखने को मिल जाते हैं जो कि आज के समय पर बनाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट 15B के अंदर में। बात क्लियर हो गई। अब ये तो आपने पढ़ लिया करेंट इशू, लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्ट 15B के बारे में और आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, स्क्रीन पर नीचे देखना, इसके बारे में आपको पता चलता रहेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट 15B बार बार न्यूज़ में आता रहा है। तो हाल ही में आपको पता होगा इस प्रोजेक्ट 15B के अंदर जो 4 जहाज़ हम बना रहे हैं ना, जो यहाँ पर वॉरशिप तैयार कर रहे हैं, इसमें से एक जो विशाखापत्तनम वाला है वो भी हमारी नेवी को डिलीवर कर दिया गया था, जिसका नाम था Y12704। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी मैं आपको चारों शिप के बारे में बताऊं तो मैंने वैसे तो नाम तो बता ही दिए हैं, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम। जो प्रोजेक्ट 15B के अंदर में 4 शिप बनाए जा रहे हैं, तो उनमें यहाँ पर एक तो विशाखापत्तनम क्लास है, मतलब कि एक तो विशाखापत्तनम है, दूसरा मुर्मुगांव, तीसरा इम्फाल और चौथा सूरत। इस प्रकार से ये 4 जहाज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको 2011 में साइन किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो जहाज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जा रहे हैं उनके फीचर्स क्या है। सबसे पहली बात देखो, इन जहाज़ों के अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसको रशिया और इंडिया दोनों ने साथ में मिलकर बनाया हुआ है। और साथ ही साथ में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, यानी कि इस जहाज़ से आसमान में छोड़ने वाली मिसाइल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इसकी एक कैपेबिलिटी है। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग वेपन सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स आप लॉन्च कर सकते हो, टर्बो ट्यूब लॉन्चर्स भी हैं, प्लस दुश्मन की सबमरीन को उड़ाने तक की ताकत है यहाँ पर इस वॉरशिप के अंदर में। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर ऐड करे गए हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। बाकी मैंने आपको इन चारों जहाज़ के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। बाकी इस प्रोजेक्ट 15B का रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, आपसे पूछा जाए तो बता देना। इसका जो मेजर रोल है वो भारत की कोस्ट लाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, क्योंकि आप इंडिया की कोस्ट लाइन को देखोगे, यानी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र के साथ में टच होता है। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, तो उसमें एक हमें प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास में लगातार बहुत सारे वॉरशिप्स बनते जा रहे हैं, वो हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये प्रोजेक्ट 15B का भी वही हमारा एक मकसद देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल भी समाप्त हुआ। नाउ आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज सारे ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, एडिटोरियल के साथ साथ और हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी जितने भी आर्टिकल हैं आज सारे इंपॉर्टेंट हैं। दोनों टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तीनों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो लंबा डिस्कशन चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है तो डिटेल से डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो डिस्कशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, थोड़ा फोकस होकर बस खाली चीज़ों को सुनते हुए चलना, आपको मज़ा आने वाला है। तो मैंने बोला सारे एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं एडिटोरियल डिस्कशन से पहले। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, एग्जामिन मेजर रोड ब्लॉक्स टू इंडियाज एक्सपोर्ट डोमिनेंस, ऑल्सो डिस्कस मेजर सेक्टर्स दैट कैन बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट कैपेसिटी। यानी कि आपको ये बताना है कि भारत का जो एक्सपोर्ट के मामले में डोमिनेंस है, भारत जो ढेर सारा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, हम लोग जो बहुत सारा निर्यात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के समय पर। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो बताना है, प्लस आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया अपनी एक्सपोर्ट की क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, सॉरी इंग्लिश में बता दिया। अब यहाँ पर हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के निर्यात प्रभुत्व के लिए प्रमुख बाधाओं का परीक्षण करें, प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा करें जो भारत की निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा दे सके। तो अब आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 40,000 के आसपास ऑलरेडी लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर जुड़ सकते हो। और जुड़ने के बाद में आंसर सेट करने के बाद में एक छोटा सा काम सभी को करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं।
जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे होगा ये, सभी लोगों के आंसर्स रिव्यू हो पाएंगे और साथ ही साथ में आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट हो पाएंगे अपने पास में कुछ अलग से एडिशन करने के लिए, और साथ ही साथ में एक चीज़ कर पाओगे कि आप सामने वाले के आंसर में कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको भी बता सकोगे। तो वो रिव्यू करना भी थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसका ढेर सारा फ़ायदा उठाइए। चलो फिर, अब जो मैंने आपको एक सवाल दिया है ना, वो सवाल बेसिकली ऐसे नहीं दिया है, एक एडिटोरियल के ऊपर दिया है। तो एक एडिटोरियल है वो इंडियन एक्सप्रेस का है। तो एडिटोरियल मैं आपको बताऊंगा, मिक्स करके समझाता हूँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के एडिटोरियल्स कवर करवाता हूँ, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी यहाँ पर कवर हो जाएं। तो वो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। चलो मैं आपको पहले वही वाला समझा देता हूँ जिसके बेसिस पर आप अच्छा आंसर लिख पाओगे, फिर उसके बाद बाकी एडिटोरियल हम लोग लगातार कवर करते हुए चलेंगे। तो ये बेसिकली आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट रिवील्स दैट नीड्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं, ओपिनियन पेज पर आर्टिकल आया है, यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं किस चीज़ के बारे में कि देखो भारत को क्या करना है, अपना जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर बढ़ाना है, और बेसिकली हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की आज के समय पर ज़रूरत ही पड़ गई है क्योंकि इस प्रकार से हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहा है, हम कैसे उन चैलेंजेस से उभर सकते हैं, वो यहाँ पर राइटर का कहना है। चलो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जानते हैं। बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखना और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चलेगी। उस एडिटोरियल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, डायरेक्टली मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बात यहाँ पर यह राइटर बोलती हैं कि इंडिया ने देखो एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करना शुरू किया और आज के समय पर हम थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहे हैं। तो 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया ने टोटल 418 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और इसमें हमने ग्रोथ भी देखी है, पिछले 2 सालों से कंपेयर करें इस बार का, तो इस बार का एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा भी हुआ है। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि भारत आज के समय पर 5वीं एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया भर के अंदर, और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी आप देखोगे इंडिया का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है दुनिया भर के व्यापार में। दुनिया भर में जितना भी व्यापार हो रहा है ना, उसमें जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो केवल और केवल 1.6% के आसपास है। तो यहाँ पे बोला गया कि भले ही हम इतनी बड़ी इकोनॉमी की तरह देखे जा रहे हैं, बट हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया भर के व्यापार में है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये बात आपको क्लियर हुई। तो इस चक्कर में इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसके ऊपर राइटर यहाँ पर मेंशन करती हैं। पहले चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है कि आखिरकार क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ऐसी कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि भारत एक्सपोर्ट करता है अलग अलग देशों में। तो उस सेक्टर में पहला आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल से बने हुए, ठीक है, उसको रिफाइन करने के बाद में जो चीज़ बनती है उससे यहाँ पर बने हुए ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इंडिया का जो इस बार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके चक्कर में ऑलरेडी यहाँ पर पेट्रोल की कमी चल रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में दाम वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे, तो इंडिया ने भी यहाँ पर खूब एक्सपोर्ट किया। इंडिया ने लगभग अब की बार 55.5 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। तो एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिला, पिछले साल के कंपैरिजन बात करें तो 150% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो भारत इसमें मजबूत है। दूसरा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो है इंजीनियरिंग गुड्स। अब की बार साल 2022 में 50% की ग्रोथ हम लोगों ने रजिस्टर करी है इंजीनियरिंग गुड्स के मामले में। इंजीनियरिंग गुड्स जैसे कि पंप, टूल्स, कार्बाइड, एयर कंप्रेसर, इंजन, जनरेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, तो इसमें भी हम आगे निकल रहे हैं। तीसरा यहाँ पर ज्वेलरी में भी साल 2022 के अंदर में भारत ने 35.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास का एक्सपोर्ट किया है। फिर चौथा आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले में भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ गया। इनफैक्ट भारत ने जो चावल है वो खूब एक्सपोर्ट किया, लगभग 9.65 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। तो एग्रीकल्चर के मामले में भी हम लोग आगे हैं। पेंडेमिक के समय पर भी हमने दुनिया भर की कंट्रीज़ की मदद करी है, खूब सारा एक्सपोर्ट भी किया है। फिर उसके बाद में एक और सेक्टर है वो है टेक्सटाइल यानी जो कपड़ा सेक्टर की बात की जा रही है। इंडिया का जो टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो भी हमने खूब एक्सपोर्ट करे। साल 2022 में ये लगभग 44.4 बिलियन डॉलर तक की यहाँ पर इंडस्ट्री बैठी है एक्सपोर्ट के मामले में, ये बताया। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 41% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। और बहुत सारी सरकारी स्कीम्स भी चलाई गई हैं इस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। फिर दूसरे नंबर पर फिर नेक्स्ट जो आता है वो है फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ। इंडिया जो है ना 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दवाइयों का। वॉल्यूम के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली दवाइयों को जो कंट्रीज़ आती हैं ना उसमें भारत तीसरे नंबर पर आता है।
और उसके बाद में हम लोग आज के समय पर जेनरिक मेडिसिन के एक बहुत बड़े सप्लायर भी हैं। तो इंडिया ने लगभग 50% से ज़्यादा दवाई जो सप्लाई करी है वो अफ्रीका के अंदर सप्लाई करी है, अफ्रीका की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। जो भी जेनरिक डिमांड है यूएस के अंदर 40% के आसपास जेनरिक दवाइयों की डिमांड थी, वो यूएस के अंदर हमने पूरी करी है। यूके के अंदर लगभग 25% के आसपास दवाइयों की डिमांड हमने पूरी करी है। तो इंडिया ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर अब की बार यहाँ पर ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट किया है, आप ऐसा कह सकते हो। ये बात क्लियर हुई, यानी कि ये हमारा पोटेंशियल है। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गई, ये चीज़ राइटर मेंशन करती हैं। अब राइटर बोलती है कि ठीक है चलो इस बार यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला, सब कुछ अच्छा चला इन सेक्टर्स के अंदर, बट अब ये बोलती हैं कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ है ना, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आज के समय पर नज़र आते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड डी ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या टर्म आ गया? देखो, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जब आप व्यापार किसी दूसरे के देश के साथ में नहीं कर रहे हो, आप अपने देश में ही अपने खुद के व्यापार को प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप कोई भी व्यापार को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, दूसरे देश के साथ में, तो वो बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म होता है। और ये चीज़ बढ़ती हुई आई रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से। इंडिया ने जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो अब की समय पर काफ़ी कम किया। पिछले साल भी एक्सपोर्ट यहाँ पर कम हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो। तो एक्सपोर्ट को लेकर जो हमारी क्षमताएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उन क्षमताओं को जांच नहीं पा रहे। वो क्षमताएं आज के समय पर हम थोड़ी सी और कम ही करते हुए चले जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है एक्सपोर्ट के मामले में बाकी सारी कंट्रीज से, वो है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ पे सामान को बनाया जाता है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं इंडिया के जिनकी काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के चक्कर में इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान भी होता है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। फिर आता है एक और चैलेंज, वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि लगातार बिजली का कट जाना, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाती है। फिर एक और चैलेंज आता है लैक ऑफ इनोवेशन ड्यू टू लो स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ना दुनिया भर की कंट्रीज़ ढेर सारा पैसा खर्चती हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम पैसा खर्चता है। इंडिया कितना खर्चता है? तो रिसर्च और डेवलपमेंट पर केवल हम अपने जीडीपी का 0.7% ही खर्चते हैं, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपने जीडीपी का कई सारा जो अमाउंट है वो इसी रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चते हैं। तो रिसर्च नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नया इनोवेशन नहीं होता, तो हम ग्रो भी नहीं करते। वो उस चीज़ की भी इंडिया में कमी है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारा आज के समय पर डाउन है। फिर एक और चीज़ आती है, वो है स्पेशलाइजेशन वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स आपको देखने को मिलता है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे इसको कैरेक्टराइज किया जाता है हायर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। और इसको हम क्या करते हैं, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लिया जाए, एक चीज़ के लिए भारत फेमस हो जाए, उसी चीज़ को हम दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू करें। लेकिन जब यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते रहोगे ना, ये हमारे गोल के साथ भी होता है, जब अलग अलग गोल के ऊपर चीज़ों के भागते रहोगे, एक चीज़ के ऊपर स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है लेकिन स्पेशलाइजेशन इतना है नहीं। तो आपको स्पेशलाइजेशन भी साथ में करना होगा, आप उस मामले में थोड़े से पक्के भी होने चाहिए अगर आप यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा और फैलावा बढ़ा रहे हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद में अब राइटर मेंशन करती हैं कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो पहला यहाँ पर एक्सप्लोरिंग जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे ये जो ग्रोथ वगैरह स्लो देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट वगैरह स्लो हुआ है, यहाँ पे क्या कर सकता है इंडिया, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला सकता है अलग अलग देशों के साथ में। तो अलग अलग देशों के साथ में हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे स्पेस सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर, सोलर एनर्जी, यहाँ पे हम लोग अलग अलग देशों के साथ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा काम करना होगा जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले जो सेक्टर है ना, इनको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ावा देना होगा, इनको आगे लेकर आना होगा। जो एमएसएमईज आज के समय पर देखने को मिलती हैं, ये हमारे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर हैं, बहुत सारी एंटरप्राइजेस इस प्रकार की देखने को मिलेंगी जो ज़्यादातर व्यापार वगैरह कर रही हैं। तो भैया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए और इनको यहाँ पर एक्सपोर्ट टारगेट्स दिए जाएँ और इनको यहाँ पर उतारा जाए इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। फिर एक और काम करना होगा, एक सोल्यूशन यह है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, मैंने आपको बताया ना इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, उसको पूरा करना होगा। आपके पास में प्रॉपर गोदाम होने चाहिए, प्रॉपर यहाँ पर पोर्ट्स होने चाहिए, यानी कि बंदरगाह हो, टेस्टिंग लैब हो, सर्टिफिकेशन सेंटर हो, जहाँ पर आप अपने
प्रोडक्ट को टेस्ट कर सको, सर्टिफिकेट दे सको। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को ही हेल्प मिलेगी कि भारत के एक्सपोर्टर दुनिया भर के एक्सपोर्टर के साथ में कम्पीट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, ध्यान रखना इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर चलते हैं। नाउ आज का जो सेकंड एडिटोरियल है ये बेसिकली यहाँ पर श्री राम पंचू साहब ने लिखा है। नाम आपको ध्यान में नहीं रखना होता है, आपको पता है। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या बोला गया है, आओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। आपने देखा होगा, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अभी जो हमारे कोर्ट है वहाँ पर जो केसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो वो केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे हम उन पेंडिंग केसेस को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, वो यहाँ पर राइटर का कहना है। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, यहाँ पर आप खुद एक सीनियर एडवोकेट है और मीडिएटर का काम करते हैं, केसेस को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे, बस खाली चीज़ों को आप लोगों को सुनते हुए चलना है। राइटर ये बोलते हैं कि पिछले कुछ समय में जो ये केसेस है वो काफ़ी न्यूज़ में आए, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने ये बोला कि अगर आप जजेस की संख्या को बढ़ा देते हो ना, उससे भी यहाँ पर जो केसेस पेंडेंसी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम। तो इस वजह से यहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेस न्यूज़ में आया। इस वजह से कभी कभी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो पढ़ लेने होते हैं, और ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया है। मैंने हमेशा जब स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले समय पर राइटर इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज़ करके एडिटोरियल लिख दे, एडिटोरियल पे यहाँ पर छाप दे। तो इस चक्कर में यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाले आर्टिकल होते हैं कभी कभी पढ़ा देता हूँ। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा, और यही बात बोली थी, हो सकता है एडिटोरियल में यह आ जाए। एडिटोरियल में यहाँ पर ये आ चुका है। तो इस चक्कर में राइटर ने ये पॉइंट उठाते हुए क्या किया, पूरा का पूरा यहाँ पर मैटर उठा लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग पड़े हैं, अलग अलग कोर्ट्स के अंदर केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने के राइटर ने यहाँ पर 3 तरीके बताए हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 मेथड, कि हम लोग यहाँ पर एक तरीके से नंबर 1 मेथड ये है, और दूसरा और तीसरा मेथड यहाँ पर ये है। तो इन तीनों मेथड को मैं थोड़ा अभी मैं आपको बता दूंगा तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा ना, तो सही से यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेथड ये बोलते हैं कि देखो, हमें ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि एक अच्छा टैलेंट ढूंढने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि देखो, हमें अगर केसेस को निपटाना है, जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उसमें कई सारे सीरियस मैटर्स वाले केसेस भी हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति चाहिए होगा उन केसेस को देखने के लिए। लेकिन टैलेंटेड लोग इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर राइटर मेंशन करता है। ये बोलते हैं कि हर साल हम देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे जो जजेस हैं ना वो रिटायर हो रहे हैं। बहुत सारे जजेस को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। हाई कोर्ट के जज यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, उनकी उम्र 62 साल हो गई, रिटायर हो जाते हैं। ऐसी अलग अलग कोर्ट्स के अंदर जजेस रिटायर हो रहे हैं। तो भैया वो खरा सोना है जो वो रिटायर हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास होगा? वो यहाँ पर जजेस ने रिटायरमेंट लिया है, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास में होगा भी नहीं। तो उनका एक्सपीरियंस हमें वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। करना क्या होगा, उनको लेकर आओ, उनको यहाँ पर अलग से एक एक्स्ट्रा पेमेंट देकर उनको लेकर आ सकते हो, उनसे यहाँ पर सर्विस दिलवाओ। जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, वो केसेस यहाँ पे हमारे रिटायर्ड जजेस देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में उनका एक्सपीरियंस किस काम का, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा बॉक्स से बाहर सोचना होगा ये काम करने के लिए। इंडिया के अंदर कोर्ट के अंदर ढेर सारी पिटीशंस है, अलग अलग पिटीशंस, याचिकाएं, आपको पता होगा आए दिन याचिका जारी कर दी जाती है, बहुत सारी यहाँ पर पिटीशंस डाली जाती हैं। तो बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ जो फाइल हैं वो हर हफ्ते आ जाती हैं। तो भैया जो हमारे कोर्ट हैं वो ये देखें या फिर यहाँ पर दूसरे मैटर को देखें। तो भैया यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो जितने भी हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, यहाँ सभी जगह पर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर जो फाइल है वो एप्लीकेशन की जाती है हर हफ्ते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारे कोर्ट के लिए भी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशंस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उन पिटीशंस को देखते देखते आधा समय उसमें निकल जाता है ना, बहुत लंबी लंबी फाइलों को पढ़ने में निकल जाता है। तो बेसिकली जो बाकी मामला है ना, जो बाकी केसेस हैं उनको वो देख ही नहीं पाता है, और इस चक्कर में वो फिर केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, फिर मामला खत्म हो जाता है, आगे सुनवाई, बस ये काम चलता रहता है। तो बोला गया कि आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, वो आज के समय पर देखो वो भी रिटायर हो जाते हैं, 65 के साल में वो भी रिटायर हो गए। तो उनको भी यहाँ पर ये काम दिया जा सके कि वो यहाँ पर इन फाइल्स को देख सकते हैं, वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस को देख सकते हैं, पुराने केसेस को वो देखने का काम कर सकते हैं, और जो नए नए मामले आते रहेंगे करंट में, वो जो हमारे आज के समय पर जजेस बैठे हैं वो उस मामले को देख लेंगे।
तो यहाँ पे जो करंट वाले केसेस होंगे वो भी हाथों हाथ सॉल्व हो रहे होंगे, और जो पेंडिंग पड़ा है मामला, बैकलॉग इकट्ठा है, वो भी पीछे सॉल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पर यही बोला गया कि एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर ये चीज़ एक बहुत बढ़िया काम कर सकती है, तो इसको इस तरीके से काम करवाना होगा। पहला सोल्यूशन यहाँ पर राइटर ये देते हैं। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर राइटर ने क्या दिया, और दूसरे सोल्यूशन को पढ़ते हैं। अब इनका कहना यह है कि भैया ऑनलाइन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर हमें जल्दी जल्दी पुराने केसेस को निपटाना है तो उसके लिए क्या हमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे कोड चाहिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारा आर्मी स्टाफ चाहिए? राइटर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर चाहिए वो है ऑनलाइन जस्टिस। और ऐसा कोविड-19 के समय पर हुआ भी। कोविड-19 के समय में आप देखोगे ना कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आ गई, धीरे धीरे जजेस ने उसको यहाँ पर आप कह सकते हो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर लिया था। धीरे धीरे जजेस और लॉयर उससे काफ़ी वाकिफ़ हो गए थे और अलग से यहाँ पर उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर होता यह है कि हमें वापस से पुराने वाले दिन में जो हमारा कोर्ट हैं उनके अंदर आना पड़ा है, जहाँ भीड़ भड़क्कम वाले कोर्ट है वहाँ पर आना पड़ा, और पुराने वाले मेथड से सारा काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे बोला गया कि हमें करना ये होगा कि जो ये जजेस हैं ना, इनको मतलब जो ऑब्वियसली बात है, जो मतलब रिटायर्ड जजेस हैं सबको इकट्ठा करो। कुछ से ऑनलाइन काम भी करवाया जा सकता है ना। ऑनलाइन काम में इतना स्टाफ लगता नहीं है, लेकिन काम बहुत तेज़ी से होता है। दूर दूर वाले केसेस भी यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं। जो दूर का कोई केस है उसको भी यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। उस व्यक्ति को करना क्या, बस खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बैठना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से उन नंबर ऑफ़ केसेस को डिस्पोज किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन वे में। तो यहाँ पर एक और तरीका है, वो है ऑनलाइन जस्टिस। ये यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। तीसरा तरीका है मीडिएशन, क्योंकि 3 सॉल्यूशन है तो तीसरा मीडिएशन। अब मीडिएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। राइटर बोलते हैं कि भैया जो मीडिएशन है ना, इस प्रकार से यहाँ पर मीडिएटर को एम्प्लॉय किया जाए। मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक होता है, ये होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। एक तो मामला होता है कि भैया हमारे कोर्ट के अंदर चला गया, और एक होता है मीडिएटर। मीडिएटर मतलब एक व्यक्ति है जिसको हमने सामने रख दिया, 2 पार्टीज़ हैं, ये कोर्ट में ना जाकर उस व्यक्ति के सामने गई, उस व्यक्ति ने इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, मामले को सॉल्व करवा दिया, मीडिएट करवा दिया, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पर कोर्ट में जाने के बाद अपना मामला आपस में सॉल्व करवा लिया और फिर घर चले गए। तो राइटर यही बोलते हैं कि भैया ये जो मीडिएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अलग अलग एरियाज़ को, पर्सनल मैटर हो गए, शादी का कोई मैटर हो गया, सिविल का मैटर हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो गया, ये मैटर्स कहीं ना कहीं मीडिएशन के माध्यम से देखे जा सकते हैं। और मीडिएशन का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई नया है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बहुत लंबे समय से मीडिएशन को लेकर काम किया जा रहा है। हज़ारों जो ट्रेंड और एंथुजियास्टिक लॉयर्स हैं वो आज के समय पर अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो मीडिएटर्स हैं वो लाखों केसेस को हैंडल कर रहे हैं। और अगर हम इसी चीज़ को प्रॉपरली प्लान कर लेना, तो यहाँ पर राइटर के अकॉर्डिंग बोला गया कि हमारे पास में कैपेसिटी ऐसी होगी कि हम आधे से ज़्यादा केसेस को मीडिएशन के माध्यम से ही निपटा डालेंगे, कोर्ट में जाने नहीं देंगे उन केसेस को। और आज के समय पर भी ज़्यादातर जो मीडिएशन सेंटर है वहाँ पर सक्सेस रेट 50% से ऊपर का है। राइटर ने बोला कि 50% से ऊपर का यहाँ पर सक्सेस रेट चल रहा है इन मीडिएशन सेंटर्स के अंदर, जहाँ जहाँ पर मामले को सॉल्व किया जा रहा है। और जो आप देखोगे कि इसमें कोई ज़्यादा कोर्ट में जा रहे हो, वहाँ पे पैसा ही बहुत लग रहा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे दो पार्टी के बीच में लड़ाई है, उनको सेटल करवाना है। सेटल करवाने के लिए एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर व्यक्ति सेटल करवा रहा है। तो क्यों ना मीडिएशन वाला प्रोसेस अपनाया जाए। राइटर ने मेंशन किया कि देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जुडिशल सर्विस है, जुडिशल सर्विस के लिए आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, जुडिशरी जज वहाँ पे सब बन रहे हैं, तो जुडिशल सर्विसेज अलग से तरीके से यहाँ पर हो रही है। वैसे यहाँ पर एक इंडियन मीडिएशन सर्विस क्यों नहीं लेकर आ जाते। इंडियन मीडिएशन सर्विस लेकर आओ, मीडिएशन को एक प्रोफेशन बना दो, लोग यहाँ पर मीडिएशन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। इसके लिए भी यहाँ पर एक करियर ऑप्शन यहाँ पर लोगों के लिए हो जाएगा, लोगों को इंसेंटिव वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, कि ये काम किया जा सकता है। मीडिएशन का ही बेसिकली एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सक्सेस मिलेगी। तो इस चीज़ के ऊपर राइटर ने जोर दिया कि आपको ये बदलाव तो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अगर ये लाखों केसेस को निपटाना है, तो जो खासकर पेंडिंग केसेस पड़े हैं। क्योंकि एट द लास्ट अगर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि केसेस का जस्टिस को लेट मिलना बेसिकली जस्टिस ना ही मिलने के बराबर है। हाथों हाथ अगर जस्टिस मिलता है तो फैमिली को बहुत राहत मिलती है, बट किसी केस के अंदर जस्टिस मिल रहा है 10 साल बाद, तो बेसिकली यहाँ पर वो जो गुस्सा था वो सब खत्म हो गया। तो इसी चक्कर में राइटर मेंशन करते हैं कि भैया ये जो टर्म है ना, जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड, वो यहाँ पर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को देखते हुए हमें ये कदम उठाना ही होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ।
नाउ बेसिकली यहाँ पर डेटा पॉइंट है। अब द हिंदू डेटा पॉइंट देता है, रोजाना तो इंपॉर्टेंट देता नहीं है, आज काम का डेटा पॉइंट है तो आज यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस डेटा पॉइंट के अंदर क्या बोला गया, जो हमारा पासपोर्ट को लेकर इंडेक्स आता है, उस पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में जो केरला है इसने यहाँ पर टॉप कर लिया है। तो यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर केरला ने टॉप किया है, उसके बारे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे बोला गया कि आज के समय पर इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक काफ़ी अच्छी हो गई है। जो साल 2022 का पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके अंदर इंडिया की 69th रैंक आई है। पिछले साल ये रैंक हमारी थोड़ी सी ख़राब थी, बट अब की बार यहाँ पर एक छोटा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। पिछली बार ये रैंक हमारी 73 के आसपास थी, अब की बार ये रैंक 69 हो गई है। अब इंडिया जो है क्या कर सकता है, बहुत सारे देश में मतलब भारत के जो नागरिक है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो लगभग 22 देश हैं जहाँ पर हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, उसके अलावा बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, जमाइका, सेंट किट्स, सेंट विंसेंट, ट्रिनिडेड, टोबैगो, बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार से, एल सल्वाडोर, फिजी, माइक्रोनेशिया, वनाउ। उसके बाद में अफ्रीकन कंट्रीज़ भी कई सारी हैं जहाँ पे हम लोग वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पासपोर्ट काफ़ी मजबूत होता हुआ नज़र आया है। तो इंडिया की रैंक जो है 73 थी पिछले साल, अब की बार इस पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में पहुंच गई है कितनी, 69। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई। हालांकि बोला गया 69 होने के बावजूद भी काफ़ी सारे देश हैं जिससे हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, रशिया, इन सब की रैंक यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी है। जैसे चाइना की 59 है, ब्राज़ील की 11 है, रशिया की 37। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका की यहाँ पर 46 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया से थोड़ा सा बेटर कर रही हैं, बट फिर भी एशिया के अंदर इंडिया का भी एक काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अब बताओ नंबर 1 पर कौन आया है, तो नंबर 1 पर यूएई है। यूएई की यहाँ पर नंबर 1 रैंक है। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन है, देन साउथ कोरिया सेकंड नंबर पर, देन उसके बाद में जापान आपको 4th नंबर पर देखने को मिलेगा। इनकी रैंकिंग हाईएस्ट रैंकिंग की कैटेगरी के अंदर आई हैं। बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो देखो जो केरला है वो टॉप पर है। केरला के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों के पास में पासपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जो पासपोर्ट होल्डर हैं हमारे पूरे भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के पास में पासपोर्ट है, तो वो है यहाँ पर केरला। ठीक है, केरला के बाद में आ जाता है तमिलनाडु, देन उसके बाद में यहाँ पर आता है महाराष्ट्र। ये डेटा यहाँ पर दिया गया। ठीक है ना, तो इस चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर जब भी कुछ आता है। वैसे यहाँ पर ये कुछ डेटा था जो कि पढ़ने लायक था, आने वाले समय पर इसकी चर्चा और हो सकती है कि भाई हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, आने वाले समय पर एडिटोरियल भी लिखे जा सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं, तो बेसिकली ये डेटा पॉइंट था, हर रोज़ आता है लेकिन रोज़ काम का नहीं आता है, आज काम का था, डिस्कस कर लिया। नाउ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आज हमारे पास में दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जीएसटी की 48वीं मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ, कुछ जो ऑफेंसेस हैं उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया, इसको समझेंगे। काफ़ी लंबा छोड़ा आर्टिकल है। फिर उसके बाद में एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा की गई है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर कैसे और क्यों जो चाइना है वो इसको रेगुलेट करना चाहता है, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। आओ समझते हैं। पहले हम लोग समझें कि डीप फेक क्या होता है। देखो फेक क्या होता है, नकली, ये सभी को पता है। अब डीप फेक क्या होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इन दोनों इमेजेस के अंदर कोई डिफरेंस देखो, कोई फ़र्क लग रहा है, कहोगे हाँ फ़र्क लग रहा है। ठीक है, फिर भी इतना फ़र्क नहीं लग रहा है ना, कोई अचानक से देखोगे तो इतना फ़र्क नहीं लग रहा ना। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये इमेज ओरिजिनल है और ये है डीप फेक, मतलब एक नकली चीज़ बना देना। और आज के समय पर ऐसा हो रहा है, आज के समय पर वीडियोज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का चेहरे के ऊपर किसी दूसरे का चेहरा लगा दिया, तो इसी को हम लोग डीप फेक बोलते हैं। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। किसी का भी चेहरा बदल देना, है ना, तो ये डीप फेक के अंदर में आता है, ध्यान रखना। यानी कि किसी को नकली बना देना, एक नकली फोटोग्राफ तैयार कर देना, उसके इमेज के ऊपर उसका चेहरा हटाकर किसी और का चेहरा लगा देना, या किसी वीडियो के अंदर कोई स्पीच दे रहा है, कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता भाषण दे रहा है, उसका चेहरा हटाकर किसी और का चेहरा लगा देना। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहलाता है डीप फेक। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी आज के समय पर लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो ये डीप फेक और सफाई से होता जा रहा है, बहुत सफाई से यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है। इस प्रकार से ये चीज़ें जनरेट कर तो ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो चाइना ने सोचा कि भैया हम इसको रेगुलेट करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर हम कंट्रोल लगाएंगे। तो वो रेगुलेशन का चाइना क्यों करना चाहता है और किस प्रकार से कंट्रोल लगा रहा है, बाकी देशों को क्या सीखना चाहिए इससे, उस चीज़ को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अच्छे से देख सकते हो। हुआ क्या है, जो हमारा साइबर एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना का,
इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ नए रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं और ये रेगुलेशन लेकर भी आए। 10 जनवरी से वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो लागू हो जाएंगे चाइना के अंदर में, जो कि डीप टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर रहे होंगे। अब पहली चीज़ यहाँ पर ये डीप फेक क्या है इसको समझ लेते हैं। डीप फेक बेसिकली एक आर्टिफिशियल इमेज होती है, वहाँ पर आप ऑडियो भी लगा सकते हो, कुछ और चीज़ें, मतलब पूरा का पूरा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक नकली यहाँ पर पूरी चीज़ जनरेट कर दी। एक व्यक्ति ये है यहाँ पर, इसका पूरा का पूरा एक नकली डेटा जनरेट कर दिया, उसको हम लोग डीप फेक बोलते हैं। तो ये जो टर्म है डीप फेक, ये ओरिजिनेट होता है 2017 के अंदर में। 2017 से यहाँ पर डीप फेक लगातार न्यूज़ में है। अब डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का डीप फेक बनाया गया था, बराक ओबामा का बनाया गया था, नरेंद्र मोदी का बनाया गया था, फेसबुक के चीफ मार्क जकरबर्ग का डीप फेक बनाया गया है। इनफैक्ट हॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉम क्रूज का डीप फेक बनाया गया है। आपको पता होगा बीच में एक मूवी बहुत ज़्यादा चल रही थी आयरन मैन की, मतलब आयरन मैन की मूवी चल रही थी, वो वायरल हो चुका था। वो वायरल ये इसलिए हो चुका था क्योंकि आयरन मैन के अंदर जो यहाँ पर रियल हीरो है, उस रियल हीरो का चेहरा ना होकर उसमें टॉम क्रूज का चेहरा था। तो वो मूवी काफ़ी वायरल हो चुकी। मतलब आप ये समझो कि जिन लोगों ने पहली बार देखी थी आयरन मैन, तो वो लोग वो देखकर भी यहाँ पर निपट गए कि हाँ भाई चलो सही है, ये आयरन मैन है, वो यहाँ पर ही समझ गए। लेकिन यहाँ पर वो टॉम क्रूज का चेहरा था उस हीरो के चेहरे के ऊपर, और जबकि यहाँ पर पता लगता है कि वो हीरो कोई और है। अब जिसने आयरन मैन देखी है वो यहाँ पर उसके बारे में पता लगा सकता था। जो नए हैं देखने वाले, उनको यहाँ पर कुछ पता ही नहीं था, वो देख के काम चल गया उनका। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आज के समय पर हो रही हैं। भाई सब कुछ नकली कर दिया जा रहा है इस डीप फेक के माध्यम से। तो चाइना चाहता है कि हम भैया इस डीप फेक को कर्ब करें, इसको यहाँ पर रोकें। कैसे रोकेंगे? चाइना ने यहाँ पर क्या बोला, देखो इस रूल के अंदर नई चीज़, बस खाली एक लाइन में एक झटके से आपको समझ में आएगा। चाइना ने अपने रूल में ये बोल दिया है कि जो भी कंपनी है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वो इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है करो, कोई बात नहीं। लेकिन जिसका भी आप डीप फेक बना रहे हो, किसी इंडिविजुअल का, किसी का भी डीप फेक बना रहे हो, तो उससे पहले एक परमिशन ले लेना, उसका कंसेंट ले लेना, बस। यही चीज़ यहाँ पर चाइना लेकर आ रहा है। अगर यहाँ पर उसका कंसेंट है, उसकी परमिशन, तो बना लो। अब ऐसा कौन करेगा? परमिशन लेके कौन डीप फेक बना रहा है? परमिशन लेके थोड़ा ना बनाया जा रहा है डीप फेक, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना का रूल एंड रेगुलेशन है, इसके अंदर कंपनीज प्लेटफॉर्म जो भी डीप फेक बना रही है बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की परमिशन ले लेना, उसका कंसेंट ले लेना उस डीप फेक को बनाने से पहले। ये चाइना की नई पॉलिसी है। बात क्लियर हो गई? यहीं पर हमारा हो जाता है काम खत्म। अब बात ये करते हैं कि और कौन कौन से देश हैं जो कि डीप फेक से लड़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यूएस के अंदर जो अलग अलग स्टेट हैं, आपको पता है अलग अलग राज्यों से मिलकर यूएस बना हुआ है, तो उसमें कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे यहाँ पर जो स्टेट हैं, यहाँ पर कुछ लॉज वगैरह पास करे गए। इन्होंने बोला कि जो भी डीप फेक वीडियोज़ वगैरह बनाएगा, इस प्रकार की वीडियोज़ भी चलती हैं, उन वीडियोज़ को बनाएगा, उसके खिलाफ यहाँ पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कोई लॉ है? नहीं। इंडिया के अंदर कोई भी लीगल लॉ नहीं देखने को मिलेगा डीप फेक टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में। ध्यान में रखना, तो इंडिया के अंदर कोई कानून नहीं है, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर पूरा का पूरा आपको डेटा देखने को मिलेगा डीप फेक के बारे में। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है ये आपने जाना, चाइना कैसे रेगुलेट कर रहा है वो आपने जाना। इंडिया के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इसको लेकर नहीं है, बाकी कुछ कंट्रीज़ काम कर रही हैं और यहाँ पर कंट्रीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और होता भी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। तो डीप फेक में क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल इमेज बना देते हैं, उसमें ऑडियो पुट करना, कोई वीडियो है तो उसकी, मतलब कोई पॉलिटिशियन है, आप खुद सोचो कि कोई नेता है जो भाषण दे रहा है, अब उसके भाषण चेंज कर कर कुछ भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर इमेज रह जाएगी? कोई भी चीज़ें वो सब यहाँ पर ख़राब की जा सकती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द जीएसटी। तो रिसेंटली जीएसटी की 48वीं मीटिंग होती है, सभी लोगों को पता है। कल वीडियो लेट था, तो कल मैंने वैसे आपको जीएसटी के बारे में ऑलरेडी समझा दिया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, और जीएसटी का सारा डिटेलिंग्स मैंने आपको बताई जीएसटी क्या है। तो कल वाले वीडियो में करना क्या है, कल वाले वीडियो को प्लीज़ आप सभी लोग जाकर देख लेना। आप सभी लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, कल वाले वीडियो को बस ओपन करना। जस्ट ओपन ही करोगे तो पहला आर्टिकल मैंने जीएसटी के बारे में ही डिस्कशन किया हुआ है, जीएसटी क्या है ना। तो उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा रखी हैं। क्लियर हो गया? अब कहोगे तो क्या बता रहे हो यहाँ पर यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जीएसटी काउंसिल आपको पता होगा एक ऐसी बैठक है जो कि बेसिकली जिसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 279A के अंदर में चर्चा की गई है। तो ये पूरी बैठक बैठती है, इसके अंदर 33 मेंबर हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो इसके अंदर में आते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो काउंसिल है ना, जीएसटी काउंसिल है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 279A क्लॉज 1 के अंदर में आती है।
बात क्लियर हो गई। इस पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो हेड करती हैं, ठीक है ना, ये बात सभी लोगों को क्लियर है। अब देखो होता यहाँ पर क्या है कि जीएसटी की जो कल मीटिंग हुई है 48वीं मीटिंग, 17 दिसंबर को ये बेसिकली मीटिंग हुई थी 17 दिसंबर को। तो इस मीटिंग के दौरान काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की गई, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ जो सजाएं होती हैं उसको भी कम करने के बारे में चर्चा की गई है। ये मुद्दा क्या है समझते हैं इसको। ये बोला गया, देखो जो जीएसटी की काउंसिल बैठती है ना, इनका मकसद ये होता है कि भाई टैक्स बढ़ाना है घटाना है, जीएसटी बढ़ाना है घटाना है, उसको लेकर ये काम करते हैं। तो क्या कहीं जीएसटी किसी चीज़ के ऊपर बढ़ाई है क्या? नहीं, किसी भी चीज़ के ऊपर जीएसटी नहीं बढ़ाई है, बल्कि यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी कम करी है। जो आपका बायोफ्यूल होता है ना, इसी में यहाँ पर जीएसटी पहले 18% इसको कम करके 5% कर दिया गया है। बाकी जीएसटी किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं बढ़ी है, ये मैंने आपको कल ही इसके बारे में बता दिया था। बाकी एक चीज़ और बोली गई, जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है जिसको हम लोग एसयूवी बोलते हैं, कल मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है ना, इनके ऊपर जो कंपनसेशन सेस है वो यहाँ पर लगाने के, वैसे भी देखो इनके ऊपर पहले से टैक्स लगता है। जो एसयूवी व्हीकल्स होते हैं जैसे फॉर्च्यूनर हो गया है ना, फॉर्च्यूनर, ये सारी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आने वाली व्हीकल जो आप कह सकते हो। तो इनके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगता है। 28% की जीएसटी तो लगती है, लग्जरी आइटम है। बाकी 22% का सेस भी लगता है ना। तो 28% का ही 22% सेस लग जाता है, तो लगभग 34-35% के आसपास यहाँ पर इन एसयूवी व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ये टैक्स लगता है। तो ये बोला गया कि कल की मीटिंग, परसों की मीटिंग में ये बोला गया कि एसयूवी व्हीकल कौन सा व्हीकल होगा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो यहाँ पर कहने की बातचीत की गई है। तो कंपनसेशन सेस जो है ना, वो केवल और केवल एसयूवी व्हीकल पे ऊपर लगेगा। 22% का एसयूवी व्हीकल के ऊपर ही कंपनसेशन सेस लगेगा, क्योंकि एसयूवी व्हीकल के ऊपर 28% टैक्स लगता है और इसी 28 का 22% सेस भी लगता है। तो कुल मिलाकर मतलब 34-35% के आसपास टैक्स लगेगा अगर आप एसयूवी व्हीकल परचेज करते हो तो, ठीक है। बट यहाँ पे बोला यह गया कि एसयूवी व्हीकल होगा क्या, तो उसके लिए 4 चीज़ें यहाँ पर बोली गई। पहली चीज़ कि पहली बात तो एसयूवी व्हीकल की तरह जाना चाहिए। जैसे फॉर्च्यूनर है, हम इसको जानते हैं कि हाँ भैया वो एसयूवी व्हीकल है, वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, तो यहाँ पर उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो। दूसरा यहाँ पर बोला क्या कि अगर कोई गाड़ी है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है तो वो भी एसयूवी व्हीकल होगा। तीसरा, वो जो गाड़ी है उसकी जो लेंथ है वो 4000 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा बोला गया कि उस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि जो ग्राउंड से यानी ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। कितनी ऊंची? 177 mm का होना चाहिए और इससे अबव होना चाहिए। अगर ये 4 क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कहलाएगा, एसयूवी व्हीकल कहलाएगा। और वो जो एसयूवी व्हीकल होगा ना, उसके ऊपर 28% टैक्स और उसी 28 का 22% कंपनसेशन सेस, कुल मिलाकर 34-35% टैक्स लगाया जाएगा। तो एसयूवी व्हीकल के ऊपर ही केवल टैक्स लगेगा। ये बात यहाँ पर परसों के मीटिंग में बोली गई। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, हो गई। अब ये तो मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए। तीसरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है वो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द जीएसटी। इसका मतलब क्या है? जीएसटी काउंसिल ने एक और रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने ये बोला कि 3 ऐसे अपराध हैं जिनको अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है, वो बेसिकली कम कर दिया जा रहा है, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो जब जीएसटी आया तो सभी को जीएसटी फॉलो करना है, टैक्स भरना है प्रॉपरली, है ना, सही बात है ना। तो जीएसटी फॉलो करना है। अगर कोई जीएसटी नहीं भर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था पहले। तो उसी में 3 अलग अलग सजाएं थी, उसको यहाँ पे कम कर दी गई, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जैसे कि पहला मैं आपको बताता हूँ, नंबर वन है प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। यानी कि मान लो एक ऑफिसर है जो कि जीएसटी को सही से इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि लागू कर रहा है, जीएसटी को लेकर काम कर रहा है, किसी से यहाँ पर जीएसटी को वसूल कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ गया उसको काम करने नहीं दे रहा है वो, तो उसके खिलाफ पहले एक्शन किया जा सकता था। वो बेसिकली पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, वो क्राइम था पहले कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और जीएसटी ऑफिसर को काम अपना नहीं करने दे रहा है, उसको जीएसटी नहीं लेने दे रहा है, उसको अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं करने दे रहा है ना, तो ये काम बेसिकली क्राइम के अंदर में आता था। बट इसको क्या कर दिया गया? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि अब ये क्राइम की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा यहाँ पर टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस, यानी कि देखो जो भी यहाँ पर सबूत वगैरह होता है ना, उस सबूत को यहाँ पर जानबूझकर छुपाना, ठीक है ना, सबूत ना होना, तो यानी टैक्स छुपा लेना। अब होता यह है कि कई बार होता है यानी कि टैक्स वगैरह जो है वो छुपा लिया जाता है, और अलग अलग जो भी पहले सबूत हुआ करते थे यार जीएसटी से रिलेटेड, वो यहाँ पर ख़त्म करने को लेकर पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, अपराध हुआ करता था, बट अब वो यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, वो अब क्राइम नहीं कहलाएगा।
तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या निकल कर आती है, तीसरी चीज़ यहाँ पर ऐड करी गई है, एक सेकंड रुक जाओ यार, तीसरी चीज़ यहाँ पर वो देखने को मिलेगी, वो है फेलियर टू सप्लाई द इन्फॉर्मेशन। कोई है व्यक्ति जो कि यहाँ पर जीएसटी को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो वो भी पहले यहाँ पर पूरा क्राइम हुआ करता था, बट अब उसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि अब वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अपराध नहीं कहलाया जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये 3 अलग अलग यहाँ पर क्राइम्स है जिसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया गया है अंडर द जीएसटी कल की मीटिंग के दौरान। फिर उसके बाद पूरा का पूरा जीएसटी क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, वो चीज़ें समझाई गई हैं, वो ऑलरेडी मैंने कल वाले वीडियो में समझा दिया है। प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कल वाली वीडियो को ओपन करिए और फटाफट जाइए और वहाँ पर पहला ही आर्टिकल मैंने जीएसटी के बारे में आपको डिटेलिंग्स बता रखी हैं, ठीक है। अब अच्छा, हम लोग एक थंबनेल वाला आर्टिकल भूलते जा रहे हैं, थंबनेल वाले आर्टिकल को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि बाकी जो आज के एडिटोरियल्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो थंबनेल में मेंशन किया कि केजीएफ राहुल गांधी के लिए एक मुसीबत बन गई। कैसे बन गई, देखो ये मैंने पहले भी थंबनेल यूज़ किया हुआ है, बट अभी यहाँ पर फिर से यूज़ कर रहा हूँ। किस लिए, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए। तो हमारे हिंदू के अंदर ही आर्टिकल देखने को मिलेगा। राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस के कुछ और लीडर्स से, इन सब के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ, जो केजीएफ मूवी है सभी को पता होगा, केजीएफ चैप्टर 2 जो मूवी आपको देखने को मिलेगी, कई सारे गाने इसके अंदर में, तो उसका एक गाने का इस्तेमाल यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी ने यहाँ पर कर लिया। राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, इन तीनों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज करी गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 का गाना अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो भारत जोड़ो यात्रा को प्रमोट कर रहे थे, उस गाने का इस्तेमाल कर लिया। अब उस गाने का इस्तेमाल करने पर क्या हो गया, इनके ऊपर एफआईआर कर दी गई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का वोलेशन हो गया। अब ये जो कॉपीराइट थे, ये सारे हक किसके पास में है, एमआरटी म्यूज़िक के पास में। तो एमआरटी म्यूज़िक ने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर दी थी 4 नवंबर को और एक एफआईआर फाइल कर दी थी। तब से ये केस अभी तक चल रहा है और यहाँ पर अभी आगे इसकी फिर से सुनवाई होने वाली है इस केस की। कांग्रेस ने कोशिश करी है कि इस पर्टिकुलर केस में से यहाँ पर एफआईआर को वापस लिया जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो अभी यहाँ पर जो कर्नाटका हाईकोर्ट है, इन्होंने आगे के लिए इसको बढ़ा दिया है कि आगे यहाँ पर इसको देखेंगे। मतलब ये जो केस है कॉपीराइट का केस, वो अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो मतलब ये जो केजीएफ का गाना यूज़ करना था, ऑब्वियस सी बात है, एक मुसीबत सी बन गई है राहुल गांधी के लिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। हालांकि इसके ऊपर फिर कई और आर्टिकल पब्लिश होते हुए नजर आए। ये केस के ऊपर काफ़ी बहस हो रही है, पता है। इस केस को यहाँ पर लड़ा गया, इधर कांग्रेस पार्टी के साइड से यहाँ पर एक लॉयर आए, उस एमआरटी म्यूज़िक की साइड से एक लॉयर आए, ठीक है ना। दोनों के बीच में भी यहाँ पर काफ़ी बहस हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये केस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो आगे केस चलेगा, आने वाले समय पर ये वापस से न्यूज़ में आने वाला है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना कॉपीराइट के बारे में, बेसिकली आपको कॉपीराइट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 यानी पूरा का पूरा जो एक्ट है हमारे पास में, ये 1957 का एक एक्ट देखने को मिलता है। ये क्या कहता है ये समझ लो। ये बोलता है कि देखो, आपने अपना कुछ नया कंटेंट क्रिएट किया है, आपकी कुछ अपनी क्रिएटिविटी है, नया आविष्कार क्या है, इनोवेशन क्या है, तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हो। यानी कि आप के बिना, आपकी परमिशन के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कॉपी कर रहा होगा उसको, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकते हो, जैसे यहाँ पर एमआरटी म्यूज़िक ने किया है राहुल गांधी के खिलाफ। बात क्लियर हो गई। तो इसमें क्या आता है, कॉपीराइट के अंदर आपकी राइटिंग हुई, आपने कुछ लिखा है, ड्रामा, म्यूजिक, कला, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कोई भी चीज़ है, जो भी आपने नई चीज़ क्रिएट करी है, तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। बस खाली आप यहाँ पर एक ओरिजिनल प्रोड्यूसर उसके होने चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी कर रहा है ना, तो बेसिकली उसको क्रेडिट भी देना पड़ता है। क्रेडिट अगर वो दे रहा है तो सही है, ओनर की परमिशन भी लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपके खिलाफ यहाँ पर वो व्यक्ति बेसिकली एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो कॉपीराइट किस किस चीज़ के ऊपर दिया जा सकता है, तो ये आप देखोगे, जो आपका लिटरेचर है, साहित्य है, नाटक है, म्यूज़िक है, उसके साथ में आर्टिस्टिक काम है, या फिर कोई कोई यहाँ पर पब्लिकेशन है, या कोई यहाँ पर आर्टिकल है आपका, रिकॉर्ड साउंडिंग है, फिल्म और टेलीफिल्म है, या फिर कोई टीवी और रेडियो या ब्रॉडकास्टिंग है, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क है। तो ये कोई भी चीज़ है, अगर यहाँ पर ये कॉपी की जा रही है तो बेसिकली इसके ऊपर कॉपीराइट एक्शन लिया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कॉपीराइट एक्ट क्या करता है, आपको एक प्रोटेक्शन, आपको यहाँ पर आपके कॉन्टेंट को लेकर एक सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आगे आते हैं।
देन उसके बाद में एक और छोटे छोटे आर्टिकल हैं, जैसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। एक आध आर्टिकल ये हैं, ये काम के इतने हैं नहीं। हमारे पीएम मोदी अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विजिट पर गए, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि देखो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ये भारत का लास्ट हिस्सा नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर ये व्यापार और टाइल्स के मामले में एक गेटवे है। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल ये है, इस आर्टिकल में भी कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है, बस खाली यहाँ पर ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। बात यह है कि अभी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 की मीटिंग चल रही थी, COP 15 वाली मीटिंग चल रही थी मॉन्ट्रियल के अंदर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अलग अलग नेशंस हैं वो सब यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया ने एक डिमांड करी है, किस चीज़ की? न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड की। ये क्या है? तो भारत ने यहाँ पे डिमांड करी है कि भैया एक नया बायोडाइवर्सिटी फंड जो है वो बनना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जिनके बायोडाइवर्सिटी को, जहाँ पर प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। ठीक है, होता यहाँ पर यह है कि आप क्या कर रहे हो, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर बर्डन डाल रहे हो कि आप यहाँ पर अपने बायोडाइवर्सिटी और इन सब चीज़ों को बचाओ। तो जो कंट्री डेवलपिंग नेशंस है बेसिकली, उनके ऊपर बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अलग अलग टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काफ़ी सारा फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए एक बायोडाइवर्सिटी फंड बनना चाहिए। तो इंडिया ने इस चीज़ की मांग करी है। बस आने वाले समय पर ये कैसे लागू होगा वो आने वाला समय बताएगा। तो आर्टिकल का अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस खाली इतनी सी बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इंडिया की यहाँ पर ये सरगम कौशल हैं जिन्होंने अभी मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जो है वो जीता है। ठीक है ना, तो ये आपसे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा जा सकता है। बात क्लियर हो गई। ये कुछ आर्टिकल्स है, ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। आज एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तो हमने उनको भी डिटेल से डिस्कस किया है। सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे तो थोड़ा सा समय लग गया। अब देखो यार, प्रीलिम्स क्रैकर के लिए जो मैं क्वेश्चन है वो लेकर आया हुआ हूँ, लेकिन ऑलरेडी देखो 7:30 बज चुके हैं। अगर टाइम पर वीडियो देना है तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। देखो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, नए क्वेश्चंस हैं। तो क्या करूँगा ना, ये जो क्वेश्चंस है आज के, ये सब मैं यहाँ पर आज शाम वाले वीडियो में डाल दूँगा। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के शाम वाले वीडियो का अंत देख लेना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ या इस सीरीज़ को बंद कर रहा हूँ, नहीं बंद कर रहा हूँ। ये सीरीज़ चलेगी, प्रीलिम्स फायर वाली सीरीज़ चलेगी रोज़ाना। यहाँ पर मैं देखो कितने सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, कम से कम 15-20 मिनट चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और लेंदी होने की भी कोई परेशानी नहीं है, तो वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो वीडियो को टाइम पे अपलोड करते हैं। और जो प्रीलिम्स फायर वाली सीरीज़ है, देखो जिस दिन यहाँ पे मॉर्निंग में टाइम होगा तो मॉर्निंग में डिस्कस कर लिए जाएंगे, जिस दिन मॉर्निंग में टाइम नहीं होगा उस दिन इवनिंग में डिस्कस कर लिए जाएंगे। मतलब मिलेगा रोज़ाना आपको, ये क्वेश्चंस मिलेंगे रोज़ाना। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आज के जो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स रैपिड फायर वाले, ये आपको कवर करने हैं ना, तो क्या करना है, शाम का इंतजार करना है। शाम 8 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो के अंत में चले जाना, 10-15 मिनट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा जो कि आज के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आपका छूट कुछ नहीं रहा है। और आज के PDF के अंदर भी ये क्वेश्चन डाल दूंगा, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को देखते हैं। साल 2016 का यहाँ पर ये सवाल था। सवाल क्या था, एयर क्वालिटी इंडेक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस को कंसीडर किया जाता है। ये यहाँ पर आपको 5 गैसेस के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 2, 3 एंड 4, यानी 2, 3 एंड 4। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 3 ऐसी गैसेस हैं जिनको कंसीडर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त। हालांकि इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, उसका पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आपका मीथेन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनको देखा जाता है, लेकिन उसमें जो मेजर चीज़ हैं, अगर सवाल के हिसाब से देखें तो सवाल में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। तो ये 3 गैसेस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।